नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता दें कि हम लोग के चैनल पर बहुत ही बड़ा क्विज होने वाला जो कल मंडे को रात 8 बजे शुरू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए इसमें और इस क्विज में भाग लीजिए। और इसमें हम जो इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन का एंगल चेंज हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसी में से पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग जल्दी से जो मैं वीडियो पढ़ाया हूँ और एनसीईआरटी बेसिस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी से ही आता है, और इसलिए मेरा प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से करवाएं। और आज इसलिए हम लेकर आए हैं अगला 10 क्वेश्चन जो है अम्ल, क्षार और लवण से। इस चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और हम लोग इस चैप्टर का और एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जुड़िए। और अगर यहाँ से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए बेसिक नॉलेज बाय विकास सर, वहाँ से जुड़िए और टेस्ट में भाग लीजिए। और आप लोगों को बता दें कि इस टेस्ट में आप लोगों के लिए कुछ इनाम भी रखा गया है, बस आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि हाँ, पढ़ने में आप लोग का रुचि जगे। अब बहुत ही अच्छा सवाल आ जाएगा, बहुत ही रोचक तरीके से टेस्ट होगा। ऐसा टेस्ट आप लोग आज तक कभी नहीं दिए होंगे। तो जल्दी से चैनल को जुड़िए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसका लाभ लें। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम सूचक है? देखिए, दो प्रकार का होता है ना, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित करता है, जो हम लोग बनाते हैं, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति की देन है, जो हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब कृत्रिम सूचक मतलब जिससे हम लोग अम्ल और क्षार में विभेद कर सके। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ए और बी मतलब मेथिल और फिनोल्फ्थेलिन दोनों की हल्दी। देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें पूछा गया कौन कृत्रिम मतलब मानव द्वारा कौन बनाया गया है। देखिए हल्दी तो मानव नहीं बनाता है ना, ये प्रकृति की देन हम लोग बोते हैं तो होता है। इसमें जो मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थेलिन है, इसको हम लोग केमिकल की सहायता से खुद निर्मित करते हैं। ठीक है। तो ये जो हम लोग खुद निर्मित करते हैं, इसलिए इसमें मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन जो है ये दोनों कृत्रिम सूचक है, जो मानवों द्वारा निर्मित किया जाता है लेबोरेटरी में। तो ये ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आप लोग एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले कई बार, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बताइए आप लोग। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो धात्विक ऑक्साइड है। कैल्शियम क्या है? धातु है। तो कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। और आप लोग सभी जानते हैं जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है। अगर इसमें अधात्विक ऑक्साइड होता तो अधात्विक ऑक्साइड के लिए हो जाता अम्लीय, लेकिन इसमें चूंकि बोला है धात्विक ऑक्साइड, चूंकि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसलिए इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? इसका प्रकृति क्षारीय हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दोनों की इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग जल में कोई अम्ल को घुलते हैं तो वो कौन सा प्रक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी होता है कि ऊष्माशोषी होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है, कि दोनों प्रकार का होता है? तो देखिए हम लोग को बताया जाता है, हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि हम लोग जल में अम्ल को धीरे धीरे करके हिलाकर, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब हम लोग अचानक से अम्ल उसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिसके कारण जिस बीकर में हम लोग उसको घोलते हैं उससे छलक कर गिर सकता है या बीकर टूट सकता है, और हम लोग को चोट लग सकती है। एसिड हम लोग के ऊपर छलक सकता है, जिससे हम लोग को इंजरी हो सकती है। तो हम लोग को अब तक पता चल गया है कि उसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है। जब भी हम लोग जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया जब घुलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऐसा प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऐसा कौन सा प्रक्रिया होती है? तो होती है ऊष्माक्षेपी। आप लोग को पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। अगर आप लोग अभी तक वो वाला 10 इंपॉर्टेंट सवाल नहीं देखे हैं तो जाके अभी देख लीजिए, चैनल में दिया हुआ है। और ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है सर? तो ऊष्माशोषी मतलब आप लोग सभी जानते हैं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें हम लोग ऊष्मा दे के अभिक्रिया कराना पड़ता है, वो होता है ऊष्माशोषी। ठीक है। और ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें हमको ऊष्मा मिले, जिसमें हमको ऊर्जा मिले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो याद रख लीजिए,
शुक्र का वायुमंडल किससे बना होता है? जी हाँ, बिल्कुल, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र का जो वायुमंडल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से मिलकर बादलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो शुक्र का वायुमंडल जो होता है किससे बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसका कलर कैसा होता है? अगर कलर पूछो तो ये सफ़ेद और पीला कलर का होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल हम लोग का, हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो आप लोग सभी जानते हैं हम लोग का पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो ये करता है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। ठीक है, अब सर इसका प्रयोग क्या होता है? HCl उत्पन्न करता है, तो हम लोग का क्या उसका काम होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसको पचाने में ये अम्ल हेल्प करता है, मदद करता है। आप लोग कभी देखें हम लोग का अपच हो जाता है, तब क्या होता है? उस स्थिति में हम लोग का पेट ज़्यादा मात्रा में एसिड उत्पन्न कर देता है। जो ज़्यादा मात्रा में जब एसिड उत्पन्न हो जाता है तो उस एसिड को कम करना पड़ेगा। फिर हमको क्षार का कुछ क्षार कड़वा चीज़ कुछ खाना पड़ेगा, तब जाके वो न्यूट्रल होगा। तो हम लोग का पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस लिए उत्पन्न करता है? तो भोजन के पाचन के लिए उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीसिड का प्रयोग क्या होता है? देखिए अभी जो बताएं वही वाला सवाल कि एंटीसिड का प्रयोग, एंटीसिड मतलब क्या? एसिड का उल्टा। जब हम लोग के शरीर में एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, ठीक है, बोलते ना एसिडिटी हो गया, तो आप लोग कुछ क्षारक खाते हैं, पुदीन हरा खाते हैं, या फिर डाइजिन खाते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। तो ये सब क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग का शरीर में उस वक्त, पेट में उस वक्त एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। और उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? कोई क्षारक खाते हैं, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, कोई भी क्षारक चीज़ का खाएंगे। तो इसमें क्या है ऑप्शन? एंटीसिड का प्रयोग क्या होता है? अम्ल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, क्षार की मात्रा को घटाने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो एंटीसिड का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? करते कब है? जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो बढ़ता है तो क्या, उसको नियंत्रित करने के लिए ना हम लोग एंटीसिड का प्रयोग करेंगे। तो अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल की मात्रा को बढ़ाने के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि अम्ल की मात्रा ऐसे ही बड़ा होगा। क्षार की मात्रा हम लोग क्यों घटाएंगे? क्षार से हम लोग कोई संबंध ही नहीं है। क्षार की मात्रा घटाएंगे तो अम्ल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या हम लोग का, एंटीसिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अब सर आप तो एंटीसिड का बात कर दिए, तो इसमें लोग कौन सा दवाई खाते हैं? अभी हम बोले आप लोग पुदीन हरा भी खा सकते हैं, डाइजिन भी खा सकते हैं, आप लोग जो हम लोग गांव देहात में खाते हैं। और इसमें वो सब ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से एंटीसिड का प्रयोग कब करते हैं? जब अम्ल बढ़ जाता है। तो हम लोग इसमें क्या खाएंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का एक दवाई होता है वो खाएंगे। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, अगर नहीं पता तो पूछिएगा डॉक्टर मेडिकल में जाके, वो लोग बोल देगा हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक दवाई होता है, जो हम लोग एंटीसिड के रूप में देते हैं। जब अपच होता है, एसिडिटी होता है, तब उसको हम लोग देते हैं। अगला सवाल, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? सर अब ये नेटल क्या होता है? नेटल का नाम सुने आप लोग? बहुत लोग सुने होंगे, और जो लोग नहीं सुने हैं तो ये 10वीं का कक्षा का साइंस का बुक में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अम्ल, क्षारक और लवण में उस पौधे का चित्र भी दिया हुआ है। सब लोग अपना देसी भाषा में इसका अलग अलग नाम देता है, कोई नेटल बोलता है, कोई बिरछाती बोलता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बोलिए कि आप लोग अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं नेटल को। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है वो देख लेते हैं। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को सबको पता है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेटल मतलब क्या? एक पौधा होता है। ठीक है, पौधा में यहाँ पे इस तरफ का बहुत उभरा हुआ रहता है, और जो चुभ जाता है हम लोग का शरीर में, और हम लोग को दर्द होता है, क्योंकि इसमें जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सर सिरका क्या है? तो सिरका है हम लोग का जो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन को ही हम लोग सिरका बोलते हैं, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग विनेगर बोलते हैं। बहुत कोई सिरका से परिचित नहीं होंगे, लेकिन विनेगर तो हर एक के घर में होगा। हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं अचार में देने के लिए, या फिर कोई चीज़ को साफ करने के लिए विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर का यूज़ बहुत सारा है। ठीक है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्योंकि ये तनु एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, इसलिए कौन सा अम्ल पाया जाएगा इसमें?
एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब सर इस एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। सर ये कौन सा समूह से संबंधित है? तो ये कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को हम हर एक एंगल से देख रहे हैं ताकि आप लोग को हर एक का ज्ञान हो जाए, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा डिप्लोमा में देखने को मिलेगा। आज का अंतिम सवाल, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा तो आप लोग सभी खाते हैं। कभी सोचा है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नहीं ना, तो आज सोचिए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर से अगला 10 सवाल लाएंगे और एक एक्स्ट्रा लाएंगे। ठीक है, आज नहीं ला पाए तो आप लोगों के लिए होमवर्क हम यही वाला दे देते हैं 10 नंबर, कि आप लोग बताइए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में बोलिए। और चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम और नेक्स्ट इसी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल लाएंगे, क्योंकि अभी आधा चैप्टर ही हुआ है। इसमें बहुत ही चुन कर हम क्वेश्चन लाते हैं जो आप लोग एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आप लोग खुद फील करिएगा जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा कि हाँ सर सही बोले थे। बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बहुत सारा क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से ही आता है। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पिछले कुछ सालों क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। और आज का क्वेश्चन एक भी बाहर का नहीं था, सारा एनसीईआरटी का था। और हम लोग का टेस्ट में भी यही रहेगा, जो टेस्ट का क्विज होगा। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और जो वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।